So, good evening, everyone. बच्चे, today I will be starting a new topic, and I must say a new chapter. And that chapter is accounts from incomplete records, or you can also say single entry. I should write the term system. Before the start of this chapter, एक चीज मैं कहना चाहूंगा. आपने लास्ट टॉपिक मैंने से किया था financial statements with adjustment. One thing I want to say in the beginning of this chapter that you will find this chapter really easy. जिस स्टूडेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है. तो आने वाले 5 मिनट में पहले मैं इसको थोड़ा सा चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. है क्या इस पर्टिकुलरली चैप्टर में, सुनिएगा ध्यान से. बच्चे, हमारे अकाउंटेंसी में आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम. हमारे अकाउंटेंसी में एक डबल एंट्री सिस्टम के नाम से मेथड यूज किया जाता है जिसके बेसिस पे हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. सर, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है हम सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जिसको इन द बुक्स ऑफ जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, और जैसे ही ट्रायल टैली हो जाता है मुझे पता चल जाता है कि मेरी जर्नल की रिकॉर्डिंग और लेजर की पोस्टिंग बिल्कुल ठीक है जैसे ही मेरा ट्रायल टैली हो जाता है. लेकिन डबल एंट्री का इसमें फुल ऑन लॉजिक ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हुए मैं उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट वाले एस्पेक्ट को भी और क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमने दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं. उसमें सिर्फ हम सिंगल रिकॉर्ड रखेंगे. लाइक जैसे ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन होते हुए मैं उसका डेबिट क्रेडिट दोनों डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन सिंगल एंट्री में मैं दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करूंगा, सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करूंगा. इसका क्या मतलब है? सुनिएगा ध्यान से. बच्चे, जब आप जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे तो आपको याद है कुछ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग करवाए गए थे. तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में 3 तरह के अकाउंट्स बताए जाते हैं आपको जब आप पढ़ना शुरू करते हैं. वन इज रियल, अनदर वन इज पर्सनल, एंड द थर्ड वन इज द नॉमिनल. मतलब ट्रांजैक्शन कोई भी आ जाए, इन 3 में से किसी एक अकाउंट का रूल लगता है और आप वो रूल लगाते हो और जर्नल एंट्री डाल देते हो. और जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो तो ये सभी तरह के अकाउंट्स उसमें लेके जाते हो, रियल भी, नॉमिनल भी, पर्सनल भी. सर, डबल एंट्री में तो हम यही करते हैं, फिर सिंगल एंट्री में क्या फर्क है? बच्चे, सिंगल एंट्री में हम सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे? पर्सनल अकाउंट्स. सिर्फ कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स. और पर्सनल अकाउंट के साथ आप एक बुक मेंटेन करेंगे जिसको कौन सी बुक कहा जाता है? कैश बुक. रिपीट. भाई, डबल एंट्री सिस्टम में आप हर ट्रांजैक्शन को जिस टाइम रिकॉर्ड करते थे तो ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते थे. ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? बच्चे, दुनिया का एक रूल है कि हम कुछ भी परचेज करेंगे तो फ्री में कोई नहीं देगा, हमें उसके बदले कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. फॉर एवरी रिसिप्ट देयर मस्ट बी अ पेमेंट. हर रिसिप्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है. और डबल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट्स क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं. बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री में मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ. देखो, सुनने में ही लग रहा होगा कि भाई डबल एंट्री बड़ी है जो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है. फॉलो भी डबल एंट्री होता है. सर, फिर ये सिंगल एंट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं जब फॉलो हमने डबल एंट्री करना है? द आंसर इज दैट बच्चे, जिस दिन ना मैं अकाउंटेंसी पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटे छोटे शॉपकीपर्स की. इनकी एग्जांपल ली जाती है, कुछ छोटे शॉपकीपर्स की एग्जांपल ली जाती है. ये बच्चे, छोटे शॉपकीपर्स आपको लगता है पूरी जर्नल एंट्रीज डालते हैं? पूरी जर्नल एंट्रीज डालते होंगे, पूरा रिकॉर्ड रखते होंगे? आंसर इज नो. उन्होंने कॉपी मेंटेन की होती है और उस कॉपी में पता किसका नाम लिखा होता है? अपने कस्टमर्स का, राम, श्याम, मोहन, सोहन. और उसमें भी लिखा क्या होता है कि राम आया था सुबह, 500 का सामान ले गया, 300 रुपए दे गया, -300, 200 का बैलेंस है.
फिर 2 दिन बाद फिर सामान ले गया, इतना बैलेंस क्लियर हो गया, इतने पैसे लेने वाले। तो इस तरह से हिसाब रखा जाता है। मतलब हम कौन से अकाउंट्स का हिसाब रखते हैं? सिर्फ पर्सनल। तो याद रखो, सिंगल एंट्री पता है कौन मेंटेन करता है? सिंगल एंट्री वो लोग मेंटेन करते हैं जो बड़े स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरे एरिया का शॉपकीपर होए, चाहे वो क्या होए, एक रेडी वाला हो, कोई भी। मतलब रिकॉर्ड तो हर कोई रखता होएगा, लेकिन सिर्फ किसका? पर्सनल अकाउंट्स का। मतलब किनसे पैसे लेने हैं और किनको पैसे देने हैं, किनसे पैसे लेने हैं और किनसे पैसे देने हैं। समझ आ रही है जी बात? जो बेसिक डिफरेंस है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में, वो यही है कि उन्होंने हर तरह के अकाउंट को रिकॉर्ड करना है, रियल को, नॉमिनल को, पर्सनल को, बट ये सिर्फ इनका नाम रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल। लेकिन पर्सनल के अलावा ये एक और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज ऑफ कैश बुक। कैश बुक में बच्चे, कैश बुक क्या बताती है आपको? कैश बुक आपको 2 चीजों के बारे में बताती है। वन इज द रीजंस ऑफ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ कैश। किन किन रीजन से बिजनेस में कैश आ रहा है और किन किन रीजन से बिजनेस से कैश जा रहा है। जिन भी रीजन से कैश आ रहा है या जा रहा है वो सारे रिकॉर्ड करते हैं। जिन भी रीजन से बिजनेस में कैश आ रहा है और जिन भी रीजन से बिजनेस से कैश जा रहा है वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। और कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं? इन द बुक ऑफ कैश बुक। तो एक छोटा बिजनेसमैन ये 2 रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, बंदे के नाम के जितने भी नेम्स के अकाउंट्स होते हैं वो सारे, और एक कैश बुक मेंटेन करते हैं। बट दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। तभी हमें सिंगल एंट्री की जगह किसकी जरूरत पड़ती है? डबल एंट्री। बट यहाँ पे हम जज नहीं करने वाले कि कौन सा बढ़िया या कौन सा नहीं। यहाँ पे हम दोनों के फीचर्स देखेंगे। अकाउंट्स में सिखाऊंगा आपको सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग कि ये फिर कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, बट आपको डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए भी दोनों को, कौन कौन से बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताना, वो जो शॉपकीपर है जिसने अपनी कॉपी में अपने सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, या उन सारे लोगों का भी नाम लिखा हुआ है जिन लोगों से उसने कुछ ना कुछ उधार पे खरीदा था, क्या ऐसे का वो जो शॉपकीपर है जो अपने एरिया का राशन की दुकान वाला है, क्या हमें वो ये बता सकता है कि इस साल उसको कितना प्रॉफिट हुआ? बताओ, क्या वो कभी ये बता सकता कितना प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं बता सकता। क्यों नहीं प्रॉफिट बता सकता बच्चे? प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करके। सेल में से एक्सपेंसेस, भाई उसने तो खर्चे नोट ही नहीं किए। खर्चे कौन से अकाउंट में होते हैं बच्चे? खर्चे कौन से अकाउंट में होते हैं? नॉमिनल। उसने कोई नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड किया? ना जी। भाई जिस बंदे ने नॉमिनल अकाउंट भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्या वो अपने खर्चे जब उसने रिकग्नाइज ही नहीं किए बुक्स में, क्या वो रियल प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएगा? आंसर इज अ बिग नो। देन देन क्या वो मुझे अपने बिजनेस की सही पोजीशन के बारे में बता सकते हैं? पोजीशन क्या होती है बच्चे? पोजीशन का मतलब क्या होता है? मेरे पास कितने के एसेट्स और कितने की लायबिलिटीज है। मेरे पास कितने के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। मेरे पास कितने के एसेट्स और लायबिलिटीज, वो कैसे पता चलता है मुझे? बैलेंस शीट बना के। और एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट पता कौन से अकाउंट्स होते हैं? कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट्स ही तो होते हैं एसेट्स के। तो भाई ना तो मैंने रियल अकाउंट्स मेंटेन किए, ना ही मैंने नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन किए। नॉमिनल अकाउंट्स ना मेंटेन करने के कारण मैंने खर्चे नहीं पाए डाले, सारे पोस्ट किए, तो मेरे पास क्या आ गया है? मैंने सारे खर्चे नहीं डाले तो मेरे पास रियल प्रॉफिट्स ही नहीं आए। जो प्रॉफिट्स आए हैं मतलब वो रियल नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि मैंने रियल अकाउंट्स नहीं बताए, मेरे पास एसेट्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है वो नहीं आई, तो ना तो मुझे मेरे बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, ना ही मुझे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। जब मुझे इन दोनों चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा, तो ये दोनों बहुत बड़े डीमेरिट हैं। किसके डीमेरिट हैं? सिंगल एंट्री। किसके डीमेरिट है जी? सिंगल एंट्री के। बहुत बड़ी बात नहीं होएगी अगर कल को मुझे थियरी क्वेश्चन आ जाता। क्या आ जाता है मुझे? थियरी क्वेश्चन आ जाता है कि जी सिंगल एंट्री के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या डबल एंट्री को सिंगल एंट्री के ऊपर क्यों चूज किया। आर यू गेटिंग इट? एक काम करता हूं, मैं ना कंटेंट में लेके चलता हूँ। बहुत ज्यादा एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का डिफरेंस। ये बुक से समझाता हूँ मैं आपको। हाँ जी बच्चे, एक काम करते हैं, कंटेंट पे चलते हैं और देखते हैं सिंगल एंट्री फ्रॉम योर टीएस गरेवाल बुक। सिंगल एंट्री के ना कुछ फीचर्स बताए गए हैं। जरा पहले फीचर्स बता दूं आपको। सूटेबिलिटी, मैं अभी आपको क्या बता के हटा हूं कि ये जो ऐसे बिजनेसेस हैं सिंगल एंट्री, कोई बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी क्या सिंगल एंट्री फॉलो करेगी? ना जी। ये सिर्फ कौन फॉलो करेगा? These kind of systems will be followed by only those who are operating at a comparatively smaller level. Then no uniformity. नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पे पता क्या होएगा? किसी चीज के तो मेरे पास डबल रिकॉर्ड आ जाएगा, किसी चीज, मतलब मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बोला कि मैं हर ट्रांजेक्शन के क्या नहीं रख रहा,
डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन कईयों का डबल रिकॉर्ड हो जाता है, कईयों का सिंगल रिकॉर्ड हो जाता है। सर डबल किसका रिकॉर्ड होता है और सिंगल किसका रिकॉर्ड होता है, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि सिंगल एंट्री में हम दो चीजें मेंटेन करते हैं, वन इज कैश बुक और क्या मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट। ये दो चीजें आप मेंटेन करते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक भी इन्वॉल्व होगा और किसी बंदे का नाम भी इन्वॉल्व होगा, लाइक रमेश ने कैश दिया, रमेश को मैंने कैश दिया, रमेश ने मुझे कैश दिया, मैंने रमेश को कैश दिया, इसमें क्या हो गया, रमेश भी इन्वॉल्व हो गया और कैश भी इन्वॉल्व हो गया। इसके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो, इसके दोनों एस्पेक्ट क्या हो गए, रिकॉर्ड। बिकॉज पर्सनल मतलब नेम से भी रिकॉर्डिंग आ गई है और कैश की तो रिकॉर्डिंग हमने करनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मैंने क्रेडिट पे कुछ खरीदा, मैंने क्रेडिट पे कुछ खरीदा, तो बंदे का नाम तो आ गया लेकिन क्रेडिट के कारण कैश तो आया नहीं, तो अब एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसका सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसमें मैंने बताया सिर्फ आप पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। पर्सनल अकाउंट्स के अलावा आप कैश बुक मेंटेन करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ओरिजिनल वाउचर्स। बच्चे वाउचर्स क्या होते हैं, बिल्स। वाउचर्स क्या होते हैं, बिल्स। मतलब आपके पास कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए कि आप एंट्री क्यों डाल रहे हो। वैसे तो डबल एंट्री में भी आप क्या करते हो, वाउचर के बेस पे एंट्री करते हो, तो ये पॉइंट कॉमन है। और कहते हैं जी इसमें फाइनल अकाउंट तो बनाए नहीं जा सकते। फाइनल अकाउंट ना बनाने का आई थिंक मैं आपको रीजन बता चुका हूं ना तो मेरे पास नॉमिनल के बैलेंस है, ना ही मेरे पास किसके बैलेंस है, रियल के बैलेंस नहीं तो एसेट्स का नहीं पता, नॉमिनल के बैलेंस नहीं तो खर्चे और इनकम्स का नहीं पता। ठीक है जी। कुछ फायदे भी हैं इसके। पहला सिंपल, भाई ये कॉपी में सारा रिकॉर्ड लगाई जाना, ऑब्वियसली सिंपल है। अगला लेस एक्सपेंसिव, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत है ना जी। थर्ड, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। कहते हैं जिसको अकाउंटिंग रूल्स भी नहीं पता, बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, वो भी बना लेगा। ये जो लोग 2 4 5 6 क्लासेस पढ़े हुए हैं वो भी रख ही सकते हैं हिसाब। जो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं हमारे इंडिया में, तो हर बंदा बिजनेस करे। जिसको नहीं भी किसी मतलब कोई अकाउंट्स फील्ड का नहीं भी है, साइंस फील्ड का या आर्ट्स फील्ड का, वो भी तो बिजनेस चला ही लेते हैं। ठीक है जी। इजी टू एजर्टन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पर कैसे निकालते हैं ये लोग, खर्चे तो डाल नहीं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल ली इन्होंने। बच्चे बड़े देसी से वे से निकाल लेते हैं, मैंने इस साल इतने की सेल की, मेरे इतने खर्चे हुए, सारे खर्चे भी नहीं कंसिडर करेंगे, मोटे मोटे जो खर्चे समझ आ रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लिए और आंसर आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी वे से ना अपनी ट्यूशन की इनकम फाइंड आउट करना चाहूँ, मैं पता क्या सोचूं कि जो मेरे को ट्यूशन फीस आ रही है वो क्या हो गया, मेरी इनकम होगी और मेरा फ्यूल का और रेंट का दो खर्चे माइनस कर, मोटे मोटे यही दो खर्चे हैं, ये दो खर्चे माइनस कर दूं और क्या कर दूं, फीस को इनकम मान लूं और डिफरेंस मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। बट उसके अलावा भी तो कितने खर्चे हैं जो अगर मैं डबल एंट्री रिकॉर्ड्स बनाऊंगा फिर तो रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। तो ये वाले प्रॉफिट पे क्या आप रिलाई कर सकते हो, आंसर इज नो। आइडिया देते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, एग्जैक्ट प्रॉफिट्स नहीं होते ये। फिर इसके कुछ नुकसान है, नुकसान तो भर भर के हैं। पहला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। आपको पता है जब आप जर्नल के बाद लेजर बनाते हो, लेजर के बाद ट्रायल बनाते हो, आपकी क्या चेक हो जाती है, एक्यूरेसी। अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस काम गलत, सॉरी किसी भी अकाउंट का बैलेंस आपने सही नहीं कैलकुलेट किया होगा, आपका कभी ट्रायल ही टेल नहीं होता। बच्चे ट्रायल किससे बनता था, लेजर अकाउंट से बनता था ना। तो अगर लेजर का बैलेंस गलत है तो ट्रायल कभी टेल ही नहीं होएगा। तो एक तरह से जर्नल और लेजर चेक हो जाते थे। अच्छा, और उसके अलावा इसका बड़ा नुकसान है, एसेट्स के बारे में तो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। एसेट्स के बारे में रिकॉर्ड क्यों नहीं है, बिकॉज एसेट्स कौन से अकाउंट होते हैं, रियल। एसेट कौन से अकाउंट होते हैं, रियल। और हम तो रियल की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये नुकसान। आगे, करेक्ट पी एंड एल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो चलो पता है, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं, हमें फाइनेंशियल पोजीशन ही पता चल सकती ना, एसेट का रिकॉर्ड ना लायबिलिटी पोजीशन कैसे पता चलेगी। इंटरनल चेक मतलब इंटरनली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मुझे खर्चे पता होंगे तभी पता ना कौन सा खर्चा बढ़ा कौन सा खर्चा कम हुआ, ना बिजनेस की वैल्यू पता चलती है। कहते हैं बड़ा इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सा मेथड है।